Hello guys, welcome back to my channel. I am Ratan, BMS second year student from गवर्नमेंट धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज उज्जैन। तो हम लोगों ने अष्टांग हृदय की सीरीज स्टार्ट की थी। इसमें हम लोगों के 2 लेक्चर ऑलरेडी हो गए थे। ये तीसरा लेक्चर होने वाला है जिसमें हम लोग दोषों के गुणों के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे और इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, जो कि चिकित्सा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पहले बेसिकली हम लोग 2-3 मिनट में एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ क्या लिया। तो सबसे पहले हम लोगों ने वो प्रथम वैद्य को नमन से स्टार्ट किया था। फिर उसके आगे हम लोग बढ़े तो फिर आयु की कामना करने वालों को आयुर्वेद के उपदेशों में अत्यंत श्रेष्ठ एवं आदर भाव रखना चाहिए। फिर उसके बाद से हम लोगों ने आयुर्वेद की उत्पत्ति देखी कि ब्रह्मा ने कैसे आयुर्वेद का ध्यान करके आयुर्वेद को अवतरित किया। फिर ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति के पास ज्ञान गया, फिर दक्ष प्रजापति से अश्विनों कुमारों के पास, फिर अश्विनों कुमारों से इंद्र के पास, इंद्र से अत्रिपुत्र आत्रेय के पास, फिर आत्रेय से अग्निवेश के पास ये ज्ञान गया और वहां से फिर बाकी ऋषियों के साथ पास भी ज्ञान गया। तो समय के साथ जैसे जैसे काल बीता वैसे वैसे जितने भी तंत्र वगैरह थे पुराने ऋषियों वगैरह के, वो इधर उधर बिखर गए और बहुत सारी नॉलेज जो है वो भुला दी गई। तो फिर वाग्भट ऋषि आए। फिर वाग्भट ऋषि ने क्या किया कि जितना भी तंत्र वगैरह थे इधर उधर बिखरे हुए थे, सबको मिलाया और जोड़ के उन्होंने अष्टांग हृदय की रचना की। और अष्टांग हृदय की रचना की तो नाति संक्षेप विस्तरम, यानी कि ना एकदम संक्षिप्त में ही बताया है और ना एकदम विस्तार से ही बताया है। अष्टांग हृदय में उतना ही बताया गया है जितना कि चिकित्सा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अष्टांग हृदय पढ़ने के बाद एवं फॉलो करने के बाद मनुष्य जो है वो लंबी आयु को प्राप्त कर सकता है। फिर उसके बाद से हम लोगों ने इसके बाद से आयुर्वेद के 8 अंग के बारे में जानकारी ली। काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शैल्य, दष्टा, जरा, विषाण, ये आयुर्वेद के 8 अंग हो गए। फिर उसके बाद से हम लोग वायु, पित्त और कफ के बारे में, वात, पित्त, कफ के बारे में जानना चालू किया। बेसिकली जो हम लोग का चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि चिकित्सा की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि इसमें मोस्टली सारी चीजों का जो इनिशिएशन जो बेस बनता है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो 3 जो है वो शारीरिक दोष बताए गए हैं, वात, पित्त, कफ, जो कि बेसिकली संपूर्ण शरीर में विद्यमान रहते हैं। लेकिन संपूर्ण शरीर में विद्यमान रहते हुए भी वात, पित्त, कफ का एक प्रमुख स्थान है। जैसे नाभि के नीचे जो पार्ट है वो वात को दर्शाता है। फिर नाभि और हृदय के बीच में जो पार्ट है वो बेसिकली पित्त का स्थान है। और हृदय से ऊपर, यानी कि हृदय के ऊपर जितना भी भाग है ये जो है वो कफ को दर्शाता है। फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े। फिर हम लोगों ने क्या देखा, वयो अहोरात्रि भुगताना, यानी वात, पित्त, कफ को वय के अनुसार से बांटा। तो वय के अनुसार से हम लोगों ने बांटा। तो बाल्यावस्था में कफ डोमिनेट कर रहा था, युवावस्था में पित्त डोमिनेट कर रहा था और वृद्धावस्था में वात डोमिनेट कर रहा था। फिर हम लोग आगे बढ़े तो अहोरात्रि यानी दिन रात के हिसाब से फिर हम लोगों ने डिवाइड किया इसको। फिर दिन रात कैसे डिवाइड किया, जैसे सूर्योदय अप्रॉक्स हम लोग मान रहे हैं 6 बजे हो रहा है, तो 6 से 10 जो होगा वो सुबह वो कब डोमिनेट करेगा। फिर हम लोग 9-10 बजे तक अप्रॉक्स खाना वगैरह खा लिए तो खाना पचेगा 10 से 2 तक अप्रॉक्स, और इस अवस्था में पित्त डोमिनेट करेगा 10 से 2 बजे तक। फिर 10 से 2 बजे तक खाना वगैरह पच गया। अब खाना पच गया तो उसके बाद से जो इंटेस्टाइन है वो और जो एलिमेंट्री कैनाल है, अपर जो है स्टमक वगैरह है वो खाली हो गया। तो फिर अब पित्त के बाद से 2 से 6 बजे तक वात डोमिनेट करेगा। ठीक इसी तरह सूर्यास्त की भी कहानी है। सूर्यास्त हम लोग मानते हैं 6 बजे तक है, तो सूर्यास्त के 4 घंटे बाद तक अप्रॉक्स कफ डोमिनेट करेगा। फिर हम लोग खाना वगैरह खा लेंगे तो 10 से 2 बजे तक पित्त डोमिनेट करेगा, खाने को पचाएगा। फिर 2 बजे तक खाना वगैरह पच गया तो अब जो है स्टमक खाली हो गया। अब स्टमक खाली हो गया तो फिर वायु डोमिनेट करेगी 2 बजे से सुबह 6 बजे तक। ये साइकिल चलता रहेगा। और इसके साथ साथ हम लोगों ने वात, पित्त, कफ का अग्नि से रिलेशन देखा कि अगर वात है तो विषम अग्नि होगी। वात अगर डोमिनेट कर रहा है तो व्यक्ति की विषम अग्नि होगी। इसके साथ साथ कोष्ठ जो होगा उसका क्रूर हो जाएगा। तो कोष्ठ क्रूर हो गया तो फिर जो स्टूल है वो पास करने में दिक्कत आएगी, तो स्टूल हार्ड होगा, व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन वगैरह बना रहेगा। फिर पित्त हुआ तो पित्त में क्या हो गया, तीक्ष्ण अग्नि हो गई। तो इसी के साथ साथ तो वो बहुत ज्यादा खाने को पचा देगी, तो कोष्ठ जो होगा वो मृदु हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमें डायरिया जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। और अगर कफ डोमिनेंट है तो वो मंद अग्नि होगी और कोष्ठ जो होगा वो मध्य रहेगा, यानी कि खाना पचेगा तो लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम में पचेगा। ये बेसिकली था। उसके बाद से फिर हम लोगों ने व्यक्ति की देखी प्रकृति का निर्माण कैसे होता है। प्रकृति निर्माण के लिए सबसे पहले जब स्पर्म एंड ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है तो उसी टाइम जो होता है वो प्रकृति निर्धारित कर जाती है। प्रकृति स्पर्म ओवन के साथ साथ काल देश पे भी डिपेंड करता है। फिर जो प्रकृतियां हैं वो कितने टाइप की हो रही हैं, तो बेसिकली 60 टाइप की प्रकृतियां हो रही है। वात, पित्त, कफ
द्विदोषजा वात पित्त पित्त कफ और वात कफ, और उसके साथ साथ तीनों का कॉम्बिनेशन वात पित्त कफ। तो ये 7 प्रकृतियां हो गई। तो वात प्रकृति को हीन माना गया है, पित्त प्रकृति को मध्य माना गया है, कफ प्रकृति को उत्तम प्रकृति माना गया है। वात पित्त पित्त कफ या वात कफ प्रकृति को, ऐसी जो दो प्रकृतियां मिलकर अगर डोमिनेट कर रही हैं तो ऐसे व्यक्ति को निंदनीय माना गया है, ऐसी प्रकृति को। और अगर वात पित्त कफ अगर तीनों प्रकृति हैं, तीनों समभाव में है, तो ऐसी प्रकृति को श्रेष्ठ प्रकृति माना गया है। तो इतना हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब इसके आगे हम लोग वात के लक्षण से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब वात पित्त कफ के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज हम लोग को होने लगा है। अब हम लोग वात पित्त के गुण जो है, वात पित्त कफ के गुण को अच्छे से समझने में सक्षम है। तो देखो कहा गया है तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिला, यानी कि जो वात का गुण बताया गया है, तत्र रुक्षो लघु शीत, वात के गुण, वात के गुण बनाए तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिला। तो रुक्ष हो गया, लघु हो गया, शीत हो गया, खर हो गया, सूक्ष्म हो गया और चल गुण हो गया। तो रुक्ष बेसिकली ड्राइनेस से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। हम लोग स्किन वगैरह अपना देखेंगे, अगर ज्यादा हवा चल रहा है या हम लोग की बॉडी में वात विद्यमान हो गया है तो हम लोग की जो स्किन है वो ड्राइनेस हो जाती है। तो रुक्षता पहले आती है। वाग्भट ने प्रथम गुण जो है वो रुक्ष को ही बताया है। फिर रुक्ष के बाद लघु होता है, हल्का होता है। जाहिर सी बात है वायु जो होती है वो हल्की होती है, बॉडी में भी हल्कापन फील कराती है। जब वात डोमिनेट करता है तो बॉडी हल्की फील करती है। शीत होती है, वायु जो होती है वो कूल होती है। खर यानी रफनेस देखने को मिलता है। तो देखना जब स्किन वगैरह सूख जाती है तो ड्राइनेस के साथ साथ रफनेस भी देखने को मिलती है। तो खर गुण देखने को मिलता है। सूक्ष्म यानी माइन्यूट होती है, माइन्यूट। और चल यानी कि मूवमेंट, गति के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक श्लोक आता है पित्तम पंगु कफ पंगु पंगवो मल धातवो वायुना यत्र नियंति तत्र गच्छन्ति मेदवत्, यानी कि शरीर में जितने भी मूवमेंट वगैरह होते हैं, चाहे वो किसी भी चीज का मूवमेंट हो, तो मूवमेंट वर्ड जहाँ पे भी आ जाएगा तो मूवमेंट के लिए जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल होगा, इनडायरेक्टली कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो अल्टीमेट फोर्स होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा किसी भी चीज के मूवमेंट के लिए शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, वो वायु ही होगा, यानी वात ही होगा। देखना मैं वायु को वात बोल देता हूँ, वात को वायु बोल रहा हूँ, तो ऐसे हम लोग ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं कर लेना कि दोनों अलग अलग है या क्या है। वात को वायु भी बोल सकते हैं, वायु को वात भी बोल सकते हैं। तो ऐसा कुछ वो नहीं है। तो वात के गुण हम लोगों ने पढ़ लिया। पित्त के गुण देखते हैं। क्या है? पित्तम पित्तम सस्ने तीक्ष्णोषम लघु विस्तरम सरम द्रवम। तो पित्त के गुण कौन कौन से हैं? स्नेह है, तीक्ष्ण है, उष्ण है, लघु है, विस्तरम है और सर गुण है और द्रवम गुण है। तो स्नेह से हम लोग इंटरप्रिटेट कर सकते हैं चिकना, चिकना। देखो हम लोग फूड वगैरह खाते हैं, फूड स्टमक वगैरह में जाता है, वहां पे जितने भी डाइजेस्टिव जूस वगैरह का सिक्रेशन होता है। तो बेसिकली पित्त क्या है? वो पित्त वही अग्नि है जो फूड के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जितनी भी बॉडी वगैरह होती है, वो फूड वगैरह होता है, वो चिकना हो जाता है। पित्त जिसका प्रबल होता है उसकी बॉडी भी चिकनी हो जाती है। फिर तीक्ष्ण उष्णम लघु विस्तरम सरम द्रवम। तो तीक्ष्ण यानी कि तीखा। फिर उष्ण आ जाता है, उष्ण यानी कि गर्म। जिस देखो बहुत सारी जो भी औषधियाँ या प्लांट वगैरह हम लोग देखने को मिलते हैं, उसमें ये तीक्ष्ण गुण देखने को मिलता है। यानी कि अगर उसके अंदर पित्त विद्यमान है तो वो तीक्ष्ण से रिलेट हम लोग कर सकते हैं। उष्ण की बात करें तो उष्ण क्या होता है? जो जितने भी पित्त पित्त जो डोमिनेट करते हैं वो गर्म होते हैं। यानी अग्नि जो होती है वो पचाने का काम करती है, वो गर्म होती है। लघु यानी कि हल्का। देखो फूड हम लोग के बॉडी में जाएगा, वहां पे डाइजेशन का प्रोसेस होगा, तो फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है तो कैसा लगता है हम लोग को? हल्का लगता है। तो वैसे ही जब कोई चीज डाइजेस्ट हो जाती है तो वो हल्की फील होती है। तो जब अग्नि किसी चीज पे काम करती है तो वो लघु हो जाती है। तो इस कंडीशन में हम लोग लघु, वाग्भट जी ने लघु को भी पित्त का वो गुण बताया है। लघु के बाद है विस्तरम। विस्तरम यानी कि दुर्गंध। तो देखना अगर किसी कंपोनेंट पर पित्त वर्क करता है, कोई भी फूड मटेरियल हम लोग खाते हैं, तो वो बेसिकली उसको जलाता है, तो फिर उसके अंदर से दुर्गंध भी देखने को मिलती है। विस्तरम सरम, सरम यानी कि मोबाइल।
ये देखो, ये बेसिकली पूरे शरीर में फैला हुआ रहता है, इसलिए इसको श्रम से रिलेट कर सकते हैं। पूरे शरीर में फैलने वाला। द्रव, द्रव क्या होता है? लिक्विड। तो पित्तम, पित्तम सस्ने तीक्ष्णोसम लघु विस्तरम सरम द्रवम। तो ये कहा गया है पित्त के बारे में। फिर कफ के बारे में देख लेते हैं आगे। कफ का गुण है स्निग्ध शीतो गुरु मंद्र लक्षणों मृत सन स्थिर कफ। तो इसके बारे में कहा गया है स्निग्ध। स्निग्ध यानी कि ऑयलीनेस, ऑयलीनेस। शीत यानी कि कोल्ड। गुरु यानी कि हैवी। मंद यानी कि डल। लक्षण स्मूथनेस, या स्मूथनेस को ऐसे चिकनापन से भी रिलेट कर सकते हैं, चिकनापन। फिर मृत्सन आ जाता है, तो मृत्सन का मतलब होता है शाइनिंग से। शाइनिंग यानी कि चमकीला भी बोल सकते हैं। स्थिर, स्थिर यानी कि इमोबाइल। ये बेसिकली कफ के गुण हो गए, स्निग्ध शीतो गुरु मंद लक्षणों मृत्सन स्थिर कफ। और इसका कंपेरिजन कैसे कर सकते हैं? स्निग्ध का ऑयलीनेस से, शीत का कोल्ड से, गुरु का हैवी से, मंद का डल से, लक्षण का स्मूथनेस चिकनापन से, मृत्सन का शाइनिंग यानी चमकीला होगा, स्थिर यानी कि इमोबाइल होगा। तो ऐसे गुण जो होंगे अगर किसी व्यक्ति में होंगे तो उसके अंदर, उसके बॉडी में भी ऐसे ही सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। फिर अब आगे बढ़ते हैं। वात पित्त कफ के गुण क्लियर हो गए, तो एक बार देख लेते हैं। वात के क्या थे? तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिला। फिर पित्त के थे पित्तम सस्ने तीक्ष्णोसम लघु विस्तरम सरम द्रवम। फिर कफ के क्या क्या गुण थे? स्निग्ध शीतो गुरु मंदर लक्षणों मिश्रण स्थिर कफ। अब संसर्ग और सन्निपात देख लेते हैं। तो देखो, संसर्ग क्या है? संसर्ग में दो दोष होंगे, और सन्निपात तीन दोष। देखो, संसर्ग में दो दोष एक साथ बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, तो उसे संसर्ग बोलेंगे। यानी कि दो दोषों का कॉम्बिनेशन होगा किसी भी रोग के जन्म देने के लिए। जैसे वात पित्त हो गया, वात पित्त दोनों बढ़ा हुआ है तो ये संसर्ग की कैटेगरी में आएगा। पित्त और कफ घटा हुआ है, तो या तो बढ़ रहे हैं या तो घट रहे हैं, तो ये जो होंगे संसर्ग की कैटेगरी में आएंगे, दो दो दोष। और अगर तीन दोष का कॉम्बिनेशन हो गया, जैसे वात पित्त कफ, वात बढ़ गया, पित्त बढ़ गया, कफ कम हो गया, तो ये सन्निपात में आएंगे। फिर या फिर ऐसे बोल सकते हैं, वात कम हो गया, पित्त बढ़ गया, कफ बढ़ गया, तो ऐसे अगर तीन तीन का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो सन्निपात उसको बोलेंगे। और अगर दो दोषों का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो उसको संसर्ग बोलेंगे। ये संसर्ग और सन्निपात हो गया। फिर नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। सप्त धातु एवं दूष्य के बारे में बताया गया इसमें। रस श्रिक मांस मेदो स्थि मज्ज शुक्राणी धातवा। देखो, ये सात टाइप के जो भी हैं, सप्त धातु इन्हें बोला गया है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये रस हो गया अश्रिक को, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो सात जो है वो धातु हो गए, 7 धातु। कौन कौन से हो गए? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, और लास्ट हो गया शुक्र धातु। तो ये 7 तरीके के धातुएं हो गए। तो अब इसको हम लोग रिलेट कैसे कर लेंगे? तो रिलेट ऐसे कर सकते हैं, रस का जो है वो प्लाज्मा से रिलेट कर सकते हैं। देखो, पहले बता देता हूँ, रिलेट का मतलब ये नहीं है एग्जैक्टली सेम होता है, क्योंकि आयुर्वेद में हम लोग देखेंगे कि कई कई जितने भी वर्ड हैं उनका मतलब अलग अलग चैप्टर में अलग अलग हो सकता है, लेकिन जनरली जो हम लोग रिलेट कर सकते हैं वो रस को प्लाज्मा से रिलेट कर सकते हैं, रक्त को हम लोग ब्लड से रिलेट कर सकते हैं।
मांस को हम लोग मसल टिश्यू से रिलेट कर सकते हैं, मसल टिश्यू से। मेद का तो पता ही है, एडिपोज टिश्यू से, एडिपोज टिश्यू, या इसको फैट भी बोल सकते हैं। अस्थि, अस्थि को हम लोग रिलेट करते हैं वो बोनी टिश्यू से करते हैं, बोनी टिश्यू से अस्थि को रिलेट करते हैं। और मज्जा को बोन मैरो से, मज्जा यानी कि बोन मैरो को बोल सकते हैं। और शुक्र किसको बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव टिश्यू को, रिप्रोडक्टिव टिश्यू यानी कि, या फिर सीमेन को भी बोल सकते हैं। तो ये शुक्र का जो भी सप्त धातु आयुर्वेद में बताई गई है उसका मॉडर्न से कोरिलेशन मैंने बता दिया कि रस को प्लाज्मा से, रक्त को ब्लड से, मांस को मसल टिश्यू से, मेट को एडिपोज या फैट टिश्यू से, अस्थि को बोनी टिश्यू से, मज्जा को बोन मैरो से, और शुक्र को रिप्रोडक्टिव टिश्यू यानी कि सीमेन से रिलेट कर सकते हैं हम लोग। फिर क्या वो कहता है कि ये सप्त दूष्या हो गए, और इन जो भी सात हैं ये सातों जो है इनको दूष्य बोलते हैं, दूष्य भी बोल सकते हैं, सप्त धातु या दूष्य भी कहलाते हैं ये। देखो दोष क्या होते हैं? दोष वो होते हैं जो दूष्य को दूषित करें, यानी कि जो वात पित्त कफ है वो क्या करेंगे, इन्हीं को बेसिकली आके दूषित करेंगे, तो इनको दूष्य बोला गया है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर सॉरी, इसी में नेक्स्ट लाइन है मलामूत्र सकृत स्वेदा दयोपीच, यानी कि तीन टाइप के मल बताए गए हैं, तीन टाइप के मल बताए गए हैं। सात धातु तो हो गया, तीन मल कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं एक बार। मूत्र, पुरीस, और मूत्र पुरीस के साथ स्वेद। तो मूत्र बेसिकली यूरिन है, यूरिन को बोल सकते हैं। पुरीस जो है वो फीसेस हो गया, और स्वेद जो है वो स्वेट, स्वेट हो गया स्वेद। तो ये तीन मल बताए गए हैं। तो टोटल सात धातुएं बताई गई हैं और तीन मल बताए गए हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सात धातुएं हो गए और तीन मल हो गए मूत्र, पुरीस और स्वेद। फिर इसके साथ अब अगली लाइन भी एक बार देख लेते हैं। अगली लाइन में क्या है भाई? तो अगली लाइन में है वृद्धि समान सर्वेशा विपरीत विपर्यय, यानी कि समान गुण वाले आहार विहार के सेवन से, अगर हम लोग समान गुण वाले आहार विहार का सेवन कर रहे हैं तो जितनी भी धातुएं हो गई या मूत्र, पुरीस, स्वेद हो गए, उनकी वृद्धि हो गई। जैसे अगर हम लोग मांस का सेवन कर रहे हैं तो मांस से मांस की वृद्धि होगी। तो समान गुण वाले अगर आहार का सेवन कर रहे हैं तो हम लोग हुई जो होंगी वो समान सभी धातुओं और सेम टाइप के मलों की वृद्धि होगी। और अगर विपरीत गुणों वाले आहार विहार का सेवन कर रहे हैं तो दोष धातु और मलों का हास्य हो जाएगा, यानी कि उनकी कमी हो जाएगी। तो ये इसमें बताया गया है वृद्धि समान सर्वेशा विपरीत विपर्यय, यानी समान गुण वाले औषधियों का सेवन कर रहे हैं हम लोग तो दोष धातु और मल तीनों को बढ़ाएंगे। समान गुण वाले द्रव्यों का सेवन कर रहे हैं तो दोष धातु और मल तीनों को ये बढ़ाएंगे। और अगर विपरीत गुणों वाले विपरीत गुणों का सेवन कर रहे हैं तो ये दोष धातु और मल तीनों को घटाएंगे। ये पॉइंट इसमें क्लियर हो गया, यही बोला वृद्धि समान सर्वेशा विपरीत विपर्यय। फिर ये देख लेते हैं 6 टाइप के रस बताए गए हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो इसको मैं लिख के एक्सप्लेन कर देता। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो देखो ये 6 टाइप के जितने भी रस हो गए, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। अब इसमें क्या है, इसका एक सीक्वेंस होता है, हम लोग ऐसे ही याद करना पड़ेगा। और ऐसे याद करने का क्या फायदा है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय का, ये मैं बताने जा रहा हूँ। देखो एक सीक्वेंस बनता है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय ऐसे। तो मधु सबसे ज्यादा, अम्ल उससे कम, लवण उससे कम, कटु उससे कम, तिक्त उससे कम, कषाय सबसे कम।
ये सीक्वेंस किस चीज का है? तो सीक्वेंस है ये गुरुता का। सबसे गुरु कौन सा होता है? मधुर, उससे कम गुरु अम्ल, उससे कम गुरु लवण, उससे कम गुरु कटु, उससे कम तिक्त, उससे कम कषाय। तो ये गुरुता का यानी कि भारीपन का ये हो गया। फिर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का भी यही ऑर्डर रहता है, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी मधुर में, फिर क्रमशः कम होता जा रहा है। फिर एनर्जी के साथ साथ कैलोरी, कैलोरी की बात करें तो कैलोरी का भी यही ऑर्डर है। जाहिर सी बात है एनर्जी ज्यादा है तो कैलोरी ज्यादा होगी मधुर में, तो मधुर का सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम होते जाएगा। फिर पचने की बात किया जाए, पचने में तो पचने का भी यही ऑर्डर है, मधुर फिर अम्ल फिर लवण फिर कटु तिक्त कषाय। तो ये बेसिकली याद रखना है हम लोग को, ये ऑर्डर मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। अब मधुर के बारे में देख लेते हैं। मधुर मतलब क्या होता है? टिपिकली हम लोग को मिश्री वगैरह में देखने को मिलता है मधुर रस। अम्ल की बात करें तो अम्ल इमली हो गया, नींबू हो गया, इमली नींबू आदि में हम लोग को अम्ल देखने को मिलता है। लवण में बेसिकली हम लोग 5 प्रकार का नमक पढ़ते हैं, जितना भी 5 टाइप का नमक होता है, तो सारे नमक ही जो होते हैं वो लवण के अंतर्गत ही आते हैं। उसके साथ से कटु में आ जाता है क्या क्या? काली मिर्च आ जाएगा, काली मिर्च हो गया, जीरा हो गया, ये कटु के अंतर्गत आते हैं। तिक्त की बात किया जाए तो तिक्त में क्या आ जाएगा? नीम का स्वाद तिक्त होता है। फिर एक और करेला, करेले का भी स्वाद तिक्त ही में आता है। नीम हो गया, करेला हो गया। कषाय में क्या आ जाता है? तो कषाय में जामुन आ जाता है। जामुन का वो स्वाद जो लास्ट में ऐसे लगता है वो जामुन का ही स्वाद होता है, कषाय ही होता है। फिर हरितकी का भी स्वाद जो है वो कसेला ही होता है। तो ये बेसिकली मैंने बता दिया कि किस किस चीज में देखते हैं, और ये ऑर्डर जरूर याद करना है कि गुरुता में, एनर्जी में, कैलोरी में, पचने में, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। सिंपल है बिल्कुल। फिर आगे देख लेते हैं। आगे है तत्रादा मारुता घनंती त्रयस तिक्ता दया कफम कषाय तिक्त मधुरा पित्त मन्ये तु कुर्वते। तो इसमें बेसिकली कह रहा है प्रारंभ के 3 रस मधुर अम्ल लवण वात दोष का शमन करते हैं। फिर तिक्त कटु कषाय कफ का शमन करते हैं, तथा कषाय तिक्त मधुर पित्त का शमन करते हैं। तो इसको हम लोग एक ट्रिक से याद करते हैं कि कौन किसका शमन करता है, किससे क्या बढ़ता है। मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। तो देखो स्टार्टिंग की जो 3 है वो क्या करते हैं? कफ को बढ़ाते हैं। नीचे के जो 3 है वो वात को बढ़ाते हैं। तो मधुर अम्ल लवण जो है वो कफ को बढ़ाते हैं। याद रखो ऐसे कफ और वात जो होते हैं हमेशा अपोजिट चलते हैं। तो ऊपर वाला ये अगर कफ को बढ़ा रहा है तो वात का शमन करेगा। फिर नीचे कटु तिक्त कषाय अगर वात को बढ़ा रहा है तो कफ का शमन करेगा। तो ये हो गया कि कफ का वृद्धि कर रहे हैं मधुर अम्ल लवण, तो वात का शमन करेगा। अगर कटु तिक्त कषाय है जो वात की वृद्धि कर रहा है तो कफ का शमन करेगा। इसके साथ साथ पित्त की बात करते हैं तो पित्त का कषाय तिक्त मधुर पित्त का शमन करते हैं। तो ये पित्त का शमन करेंगे, कषाय तिक्त और मधुर। और इसके साथ साथ अगर ये तीनों करेंगे, शमन करेंगे, तो अम्ल लवण कटु पित्त को बढ़ाएंगे। तो ये ऑर्डर याद करना है कि देखो मधुर अम्ल लवण कफ का शमन कर रहे हैं, वात को बढ़ा रहे हैं। कटु तिक्त कषाय वात की वृद्धि कर रहे हैं, कफ को कम कर रहे हैं। अम्ल लवण कटु पित्त को बढ़ा रहे हैं, तो और बाकी के 3 मधुर तिक्त कषाय जो है वो पित्त का शमन कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इसमें बताया गया है तत्रादा मारुतम गणंती त्रयस तिक्ता दया कफम कषाय तिक्त मधुरा पित्त मन्येतु कुर्वते। और इसके साथ साथ हम लोग द्रव्य के 3 भेद भी देख लेते हैं। देखो द्रव्य के 3 भेद कौन कौन से बताएं? समनम कोपनम स्वस्थ हितम, समनम कोपनम स्वस्थ हितम। तो समनम मतलब क्या है? दोषों को समन करने वाला, यानी कि दोषों को कम करेगा। फिर आता है कोपनम, ये समनम हो गया। कोपनम क्या करेंगे? दोषों को कुपित करेंगे, यानी दोषों की वृद्धि करा देंगे। स्वस्थ हितम, स्वस्थ हितम क्या करेगा? दोषों को सामान्य बनाए रखेगा।
यानी कि वात पित्त कफ में बैलेंस बना के रखेगा। तो बैलेंस बना के रखेगा, कैसे बैलेंस बना के रखेगा? तो जैसे हम लोग च्यवनप्राश वगैरह खाते हैं तो वो बेसिकली क्या करते हैं, वो वात पित्त कफ को ही बैलेंस बना के रखते हैं, जिसके कारण हम लोग बीमारियों से बचे रहते हैं। तो अगर समनम वाली औषधि लेंगे तो किसी दोष को कम कर देगा, कोपनम वाली अगर औषधि लेंगे तो दोष को बढ़ा देगा। और अगर स्वस्थ हितम यानी कि हम लोग लंबी आयु चाहते हैं तो इनका स्वस्थ हितम वाले द्रव्यों का हम लोग नित्य उपयोग कर सकते हैं। तो इसी के साथ तीसरा लेक्चर आज इतना ही रखते हैं हम लोग। और थोड़ा लंबा हो गया है लेक्चर, लेकिन ठीक है। इसी के साथ टेक केयर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।